मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमती सरोज बाला जी, आदरणीय श्रीमती इंदिरा वडेरा जी और सभागार में उपस्थित आदरणीय मधुभाई कुलकर्णी जी, संतोष तनेजा जी, आप लोगों के समक्ष यहाँ से बोलने में बड़ा संकोच अनुभव होता है, क्योंकि आप तो वो हैं जो हम लोग बचपन में संघ की शाखा में कभी गीत सुनते थे ना कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। उसकी एक पंक्ति थी कि तृषित जनों को जीवन देंगे, माँ अब हम मधुरित लाएंगे, सुरसरी देने हिमगिर के सम, हमने तो गलना सीखा है। हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। तो जिन लोगों ने अपना जीवन, जैसे हिमालय एकदम अविचल रहता है परंतु उसमें से गलते हुए गंगा निकलती हैं, सुरसरी निकलती हैं और संपूर्ण देश के में जीवन का संचार करती हैं, तो ऐसे विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन बंधु और भगिनी, आज के विषय में जैसे अभी इंदिरा जी ने कहा और जस्टिस हेमंत जी ने तो मतलब मुझे लगता है कि इतना सूक्ष्म बोल दिया, मगर उस सूक्ष्म में ही से मैं विषय को निकालने का प्रयास करता हूं। जब ये कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत बदल रहा है, तो हम में से पहले यह समझना चाहिए कि गुरु और शिष्य शब्द का अर्थ क्या है। हम वो समझ लेंगे तो भारत की गुरु शिष्य परंपरा भी समझ में आएगी और भारत कैसे बदल रहा है और भारत दुनिया को कैसे बदलेगा, ये भी बड़ी सहजता से समझा जा सकता है। पूरी दुनिया में माना जाता है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, तो टीचर का काम है एक सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे को देना, और कोई व्यक्ति एजुकेटेड तब माना जाता है एक सर्टेन इंफॉर्मेशन या सर्टेन सब्जेक्ट की नॉलेज उसके माइंड में आके सेटल हो जाए, बस ये एजुकेशन माना जाता है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में न गुरु का रोल ये है न शिष्य का रोल ये है। हमारे यहाँ गुरु की परिभाषा है कि गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्दस्त तन्निवर्तिका, अंधकार निवर्तित्वात् गुरु रित्य विधीयते। अर्थात गु का अर्थ होता अंधकार, इसलिए गुह शब्द भी होता है ना कि छुपी हुई चीज के लिए, और रु का अर्थ होता उसका निवारण करना। तो गुरु का अर्थ यह है कि अंधकार का निवारण कर दे, यह गुरु का जीवन में कार्य है। परंतु शिष्य का अर्थ क्या है? शिष्य का अर्थ जानते क्या है? ये हिंदी में, संस्कृत में और अधिकांश भारतीय भाषाओं में एक शब्द होता है शेष, जिसका मतलब बच गया, रेजिडुअल, इतना शेष बचा। ये शेष शब्द का एडजेक्टिव है शिष्य। अर्थात गुरु का काम नॉलेज इंपार्ट करना नहीं है। यह माना गया कि ज्ञान तो हम सब के अंदर है और ईश्वरीय ज्ञान से हर व्यक्ति ओतप्रोत है, केवल उसके ऊपर माया का आवरण आ गया है, इसलिए वो ज्ञान दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको आपने निकाल दिया, जैसे ही आप रिमूव करते हैं, इसीलिए वो अंधकार निवारण की जो बात कही, तो जो शेष बचेगा वही शिष्य है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में और वेस्ट के कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है एजुकेशन और गुरु शिष्य में। इसीलिए गुरु शिष्य के बीच का जो वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो हम सब सुनते हैं, मगर बहुत अक्सर हम उसका अर्थ पे ध्यान नहीं देते। वो कहता ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालना है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, मैंने पूर्ण में से पूर्ण निकाला, पूर्णमेवावशिष्यते, शिष्य मतलब जो शेष बचा वो पूर्ण था। बिकॉज इफ एवरीबडी इज इंफिनिटी, तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी, if you take infinity out of the infinity, the residual will be infinity. तो ये हमारी शिक्षा का अर्थ था। और इसीलिए हम कई बार क्या हो गया है कि वेस्ट के माइंडसेट से देखने के चक्कर में हम अपने ही को नहीं समझ पाते, जबकि वास्तविकता यह है कि हम इसके माध्यम से भारत को बदल सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। और ये बात सिर्फ गुरु शिष्य में नहीं। इसीलिए अगर आप देखें तो भारत शब्द का भी अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रथ। भा का अर्थ होता प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता लगा रहा। जैसे हम कहते किसी चीज में कार्यरत हैं, तो भारत मतलब विच
विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। तो अगर आप देखें तो गुरु शिष्य परंपरा हो, और यहाँ एक और बात कह दूं, भारत पे बहुत आरोप लगाया जाता है जाति व्यवस्था है और जन्म से था ये था। अगर हम जन्म से ही चीजों को मानते तो पिता पुत्र परंपरा होती। पिता पुत्र परंपरा तो नहीं होती है, परंपरा तो गुरु शिष्य है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहा ही गया है, मैंने ये बात यद्यपि पहले भी उल्लेख किया है। अभी सरोज बालाजी यहाँ बैठी हैं, रामायण और महाभारत तो उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है। ये बताइए, भगवान राम के पुत्र थे लवकुश, उनके मंदिर कहीं देखे हैं? भगवान राम के भक्त और शिष्य हनुमान के मंदिर यत्र तत्र सर्वत्र है। इसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा होती है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का स्थान ऊंचा है या द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है? द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन को, इसीलिए अनुकरणीय गुरु शिष्य परंपरा है। और इसीलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में आपको किसी मठ का मठाधीश बनना हो, महामंडलेश्वर बनना हो, किसी धार्मिक संस्थान का नेतृत्व संभालना हो, शंकराचार्य बनना हो, तो आपका बेटा नहीं बन सकता। आपको ब्रह्मचारी रहना, इसलिए कि देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल सक्सेशन, देयर हैज टू बी स्पिरिचुअल सक्सेशन ओनली। और जब आप पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो पंडित क्या कहते हैं? अपना नाम लीजिए। अगला वाक्य क्या बोलते हैं? अपने बाप का नाम लीजिए तो नहीं बोलते, कहते हैं अपने गोत्र का नाम लीजिए, बिकॉज गोत्र सिग्निफाइज योर स्पिरिचुअल सक्सेशन एंड फादर सिग्निफाइज द बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो ऑलवेज फ्रॉम हियर टू एवरीवेयर यू विल फाइंड कि स्पिरिचुअल सक्सेशन यानी हमारी आध्यात्मिक परंपरा क्या है, उसकी तरफ ध्यान अधिक है। और इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है? अब देखिए, भारत की सोच कितनी अलग सोच है जब आप आध्यात्मिक परंपरा और भौतिक परंपरा में जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बहुत दिन हम लोग मदर्स डे और फादर्स डे मनाते थे, ये वेस्ट का प्रभाव आ गया। अरे हमारे यहां तो पूरा का पूरा एक पक्ष है जो सिर्फ माता पिता के लिए नहीं, समस्त पूर्वजों के लिए। और अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया हो, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो जब आप पूजा करते हैं, जब वो संकल्प कहते हैं अपने इनका नाम लीजिए, पिता के पक्ष से जितने लोगों का नाम याद हो, दादा का परदादा का जितना, फिर कहें जिनका नहीं है उनके लिए तर्पण कर रहे हैं, फिर कहते हैं मातृ पक्ष में नाम लीजिए, उसमें जितनों का नाम याद हो तर्पण कर रहे हैं, फिर कहते हैं परिवार में जो है उनका, फिर कहते हैं सभी के लिए, यानी जो भी इस चराचर जगत में जीव है, जो जिसकी आत्मा जहां पर हो उसके लिए हम कल्याण कर रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो, अब रोज की परंपरा तो समाप्त हो गई, परंतु इस समय जब श्राद्ध पक्ष में पंडित आते हैं खाना खाने के लिए, तो आपको ध्यान हो उससे पहले 3 ग्रास निकाले जाते हैं। किसके लिए? कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए। वो क्यों निकाले जाते हैं? क्योंकि यदि भगवान ने हमको इस प्रकृति का सर्वोत्तम जीव बनाया है, हम सबसे डेवलप्ड एंटिटी ऑफ दिस नेचर हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना है। तो अगर आप देखें तो कौवा क्या है, जो गंदगी खाता है, तो वो एक एक्सट्रीम को दिखा रहा है, और गाय देवतुल्य है, वो एक एक्सट्रीम को दिखा रही है। और कुत्ता इसलिए कि कुत्ता भैरों का वाहन माना गया है, मृत्यु के देवता हैं वो, और शमशान में उसका स्थान माना गया है। तो अगर आप देखें तो इन ए वे वी आर सिंबलाइजिंग that when we are propitiating our forefathers, तो हम सिर्फ अपने नहीं, इस जगत में जीव जंतु जितने हैं सबके प्रति कल्याण का भाव रख रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा उदात्त विचार पूरी दुनिया में किसी संस्कृति के पास नहीं होगा। अब उसमें कुछ लोग कहते थे अरे ये सब तो केवल इसलिए था कि 15 दिन पूड़ी कचौड़ी खाने को मिले, इसलिए था। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें जो लोग कहते थे। मुझे याद है एक बार 2008 की बात है, मैं अमेरिका में था, तो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था बाई चांस, उसमें उस समय भी यही श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, सितंबर का महीना था। तो पॉलिटिकल जवाब देने के बाद उन्होंने इस पे बात पूछी। तो जब मैंने कहा तो एक वैसे लेफ्टिस्ट टाइप बैठे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये तो सब चोचला था कि 15 दिन बढ़िया मालपुआ खाओ गरीब आदमियों का। तो मैंने कहा मान्यवर, अगर आपकी ये बात सही है तो मैं पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द, तो उसने, एंकर ने मुझसे कहा कि आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे। तो मैंने कहा मैं इनसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिका इन द ग्लोबल जीडीपी। उन्होंने कहा इसका क्या कनेक्शन है भाई इससे। मैंने कहा यू जस्ट टेल मी देन आई विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन। तो उन्होंने कहा 14 to 15%।
मैंने कहा भाई 14 to 15% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी इतनी है कि कितने लोग भूखे नजर आ रहे हैं आपको? और आपको लगता है 15 दिन अच्छा खाना खाने के लिए खोज में कोई व्यक्ति लगा रहेगा? मैंने कहा एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 22%। अब तो एंगस मेडिसन की बुक आ गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री मिलेनियम पर्सपेक्टिव, उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट सेंचुरी से उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेड रखा है, 15 सेंचुरी तक 30 to 35% था। तो मैंने कहा इट मीन्स ड्यूरिंग द वैदिक एज इट हैज टू बी 40% और मोर, मीन्स 3 times मोर प्रॉस्पेरिटी देन यूनाइटेड स्टेट्स। और तब आप कह रहे हैं भूखे आदमी को भूखा रखकर मालपुए खाने का जुगाड़ कर रहे थे। डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? अब आप सोचिए, तो वो उस विषय पे शांत हुए। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूं कि जब हमने भारत बदलने की बात कही तो मेंटल ब्लॉकेट जो हमारे दिमागों में बैठा दिए गए, उन मेंटल ब्लॉकेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने शिष्य शब्द से शुरुआत किया, हमारी स्थिति जानते हैं क्या है? हनुमान जी की तरह अतुलित बलशाली थे, अपरिमित शक्तियां थीं, समस्त बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय सुत पवन समाना, मगर अपनी शक्ति भूले हुए थे। और आज भारतीय समाज की स्थिति यही है कि हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं। थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है, और जैसे ही शक्ति याद आने लगती है, तो जैसे रामायण की कथा में जब हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे तो एक कालनेमी भक्त बनकर सामने आ गया था, तो बहुत से कालनेमी, मारीच, सुभाऊ, ताड़का, सुरसा, ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो आपको भ्रमित करने के लिए समाज में लगी हैं। कोई कहेगा वर्ग में तोड़ दो, कोई कहेगा जाति में तोड़ दो, कोई कहेगा भाषा में तोड़ दो, कोई कहेगा उत्तर बनाम दक्षिण में तोड़ दो। ये सारी वो शक्तियां हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हनुमान जी की वास्तविक शक्ति जग गई, उस दिन आसुरी शक्ति को संहार करने की देवताओं की शक्ति प्रबल होकर सामने आ जाएगी, और उसका संहार कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें कंफ्यूजन है अपने बारे में, मगर दुनिया को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दुनिया के जितने भी थियोलॉजियंस हैं, वो सबको पता है कि भारत के अंदर ही वह तत्व है। अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, कभी आपने वर्ड फ्रेज यूज सुना होगा, गजवाए हिंद। अगर गजवाए हिंद सुना है, वाई नॉट गजवाए चाइना, हमसे तो बड़ा देश है। वाई नॉट गजवाए रशिया, हमसे बड़ा देश है। वाई नॉट गजवाए यूरोप, क्यों? उसका कारण जानते क्या है? जो महर्षि अरविंद ने कहा था, श्री अरविंदो ने, कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान इस विश्व में भारत का है। तो हमें कंफ्यूजन है, दूसरों को कंफ्यूजन नहीं है कि जिस दिन इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, उस दिन हम दुनिया पे वास्तविक कंट्रोल करेंगे। और आज आप मजेदार बात देखिए कि मैं जिसकी बात कहता हूं कि वो जो फोर्स चला एक जमाने में, अगर हिस्टोरिकली देखें तो जस्ट 50 years आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, सऊदी अरब से शुरू होकर इजिप्ट, अल्जीरिया, सूडान, मोरक्को, वहां से आगे बढ़िए जो आज का यूएई आता है, टर्की, इराक, ईरान, बहरीन, कतर, अफगानिस्तान, वहां तक पहुंच गया था। और उसके बाद नीचे अगर जाएं तो इंडोनेशिया तक के ग्रीन बेल्ट बन गई थी। एक ही गैप था भारत, और वो 1400 साल बाद भी गैप है। इवन इफ यू टेक इन टू अकाउंट द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इट्स 1/3 हैज बीन टेकन एंड 2/3 इज स्टिल अ गैप। कितनी बड़ी बात थी। क्यों? जो एक अल्ताफ हुसैन हाली की कविता आपने सुनी होगी अगर, तो उन्होंने कहा था ना, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। अब दूसरा एस्पेक्ट देखिए, कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैला, और मजे की बात आप देखिए 20वीं शताब्दी में दुनिया की आधी गरीब पॉपुलेशन हमारे यहां रहती थी, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो कहता था हम गरीबों के लिए सबसे ज्यादा करने वाली विचारधारा है, वो भारत में नहीं पनप पाई। क्यों? वो भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि वो उस विचार से प्रेरित थे कि कार्ल मार्क्स ने 1853 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में अपनी थ्योरी दी थी इंडिया के बारे में। 2-3 खंडों में आर्टिकल लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि भारतीय समाज जो है, चाहे जितना समृद्ध क्यों ना हो, ये गाय को पूछते हैं, ये बंदर हनुमान को पूछते हैं, ये हाथी गणेश को पूछते हैं, ये सेमी बारबेरिक है।
और वो कहता है इसमें इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो उसने कहा इसका डिस्ट्रक्शन जरूरी है। उस आर्टिकल में मार्क्स ने ये वर्ड प्रयोग किया है कि वॉट एवर ब्रिटिशर्स आर डूइंग टू द इंडिया इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही नया सृजन होगा। जबकि मार्क्स ना कभी भारत आया था, ना भारत की कोई पुस्तक पढ़ी थी, ना कुछ पढ़ा था, मगर ये ठीक है मार्क्स के मानस पुत्रों को वही ब्रह्मवाक्य नजर आता है, वो भी हमें नहीं कंट्रोल कर पाए। अब आप आइए नेक्स्ट, द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस को अगर आप देखें तो आज जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द इंटायर कल्चरल वैल्यूज है वो पूरे वर्ल्ड में, अगर आप विदेश में गए होंगे, जापान में अब कुछ नहीं बचा, चाइना में टोटल, चाइना ने बहुत प्रगति कर ली, परंतु वहां अगर आप देखें कल्चरली दे हैव बिकम द कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वहां के यूथ को क्या चाहिए? बस वही एक फॉरेन ब्रांड की कार, जिसमें ज्यादातर चाइना के बाहर के ब्रांड की हैं, एक बढ़िया सा फॉरेन ब्रांड का, अमेरिकन ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड की कार, अमेरिकन ब्रांड का मोबाइल, और उसके बाद वैसी ही जीन्स पहन के डिस्कोथेक और पब में दारू पीते हुए झूमना। कहां गया वो बुद्धिस्ट चाइना? कहां गया वो कन्फ्यूशियस वाला चाइना? अगर वो नहीं है, इट मीन्स यू हैव अचीव्ड अ लॉट, यू हैव बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर, यू हैव बिकम ए मिलिट्री सुपर पावर, बट कल्चरली यू हैव बिकम द कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी G20 हुआ, अगर आप ध्यान दें तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे वो सब सूट कोट टाई में थे, सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। ये तो G20 तो 20 पावरफुल कंट्रीज हैं, जितनी महिलाएं थीं वो सब वेस्टर्न सूट्स में थीं, सिर्फ हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और निर्मला सीतारमण जी को छोड़ के वो साड़ी में थी। तो क्या यही अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त नहीं? बाकी सब तो बदल गए। जो बदल गया वो क्या बदलेगा? वो तो खुद बदल गया है, भारत नहीं बदला है। अब उसमें बदलाव का जो प्रोसेस आया है वो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो इसलिए बदलने की सामर्थ्य हमारे अंदर है दुनिया को, बाकी सब तो बदल गए। तो उनके पास कोई सामर्थ्य, कोई क्षमता नहीं रह गई है कि वो बदल सकें। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि की ही बात कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो पिछले 15 अगस्त को यानी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए। तो उन्होंने अमृतकाल की बात कही कि 75 वर्ष से जब शताब्दी वर्ष आएगा तो इसमें 5 प्रण की बात कही। ये 5 काम हमें करने हैं। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना 2047 तक। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। कोई देश दुनिया का वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकता जब तक वो दूसरे देश के कॉन्सेप्ट पे चलता रहेगा और दूसरे देश के नजरिए से अपने को देखता रहेगा। तीसरा, उन्होंने कहा अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा ये कहा इस सब के लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और 5वां वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, यानी इन सिंक्रोनिटी करना है, इन सेपरेशन नहीं करना है। और इस बार के 15 अगस्त में क्या कहा? ये 25 वर्ष, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे भारत का जो 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग, यद्यपि मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं, हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, हमारी सोच राजनीति मूलक नहीं है, हमारी सोच सभ्यता मूलक है। वरना कौन राजनीतिक दल 1000 साल आगे की बात सोचता है? आदमी कहता 5 साल 10 साल सोचो और कैसे सत्ता आ जाए सोचो। हम 5000 साल पहले के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 1000 साल बाद भारत कैसा होगा ये भी सोचते हैं। तो आवर थॉट प्रोसेस इज सिविलाइजेशनल। और वो भारत होगा कैसे? अब ये भी आप एक संयोग देखिए, जब हम इस 75वें वर्ष में आए हैं तब तक क्या हुआ है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, नंबर 1 के हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले कंट्री बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम नंबर 1 पे हैं, मतलब हमारा इस समय का इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है। और चांद के अछूते कोने को छूने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। और इसी के साथ इसी संसद में देखिए, संसद का श्री गणेश चतुर्थी को हुआ
और श्री गणेश की शुरुआत शक्ति वंदना से हुई, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, यानी महिलाओं को अब वह बराबरी का हिस्सा जो लेजिटिमेट ड्यू है वो प्राप्त हुआ। यानी देखिए सारी चीजें एक साथ 75वें वर्ष के आसपास कन्वर्ज हो रही हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बदलाव जो है इसको और गहराई से देखिए। एक और बात आप संयोग देखिए, इस समय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे। अब अगर आप देखें द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं संसदीय व्यवस्था में, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। और हमारे समाज में जो मोटे मोटे तौर पे वर्ग माने जाते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अल्पसंख्यक, आप कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता कि देश के सर्वोच्च पदों में उन्हें कभी न कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। यह एक प्रकार की समानता और समरसता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो इसी के साथ आप एक चीज और भी देखिए, बदलाव क्या आ रहा है। देश की नई संसद ही नहीं बन रही है, 4 करोड़ नए आवास बने हैं। और उनमें बदलाव क्या आया है, ये गरीब वर्ग को जो मिले हैं आवास, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रजिस्ट्री हुई है घर की, उसमें मालिकाना हक में घर की महिला का नाम है। मेरा दावा है कि 2014 से पहले गरीब वर्ग की तो 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं हो सकती जिनका अपनी जमीन और जायदाद में मालिकाना हक में नाम लिखा हुआ हो। ये एक बदलाव आया है। इस बदलाव के साथ जब हम और आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमने 50 करोड़ जनधन योजना में अकाउंट्स बने हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, जन कल्याण को सबसे पहले आगे रखा है। और बदलाव एक और चीज के लिए आया है। 2014 में यदि आह्वान किया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, आज भी हम लोग स्वच्छता अभियान आज ही करें को हर बार गांधी जयंती पे किया जाता है, तो आप देखिए सिर्फ सरकार नहीं, ये सोच भी बदली थी कि आज अगर कोई भी हमारे हाथ में रैपर होता है, इतनी आसानी से कोई उसको नहीं छोड़ता जैसे पहले कभी छोड़ दिया करते थे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही गई तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार पिछले 8-9 सालों में दर्ज हुआ है। और पिछले साल पहला मौका है जब नए पैदा हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। इसका मतलब यह बदलाव भी ग्रास रूट लेवल पर भी आया। अब आगे हम अगर बड़े लेवल के बदलाव की बात कहें तो आज जब हमें उठना है ना, तो फिर हमें कायदे से उठना है कि दुनिया को दिखाई पड़े। दुनिया की सबसे लंबी वाली टनल हमारे यहाँ है, अटल टनल। आपको पता है हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड है वो हमारे यहाँ है, बनी है। सबसे ऊंचा पुल चिनाब के ऊपर बना है, ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट हाइट के ऊपर बना हुआ पुल है, वो भी भारत में बना है। और आपने देखा होगा कि जो भारत मंडपम है, ये सबसे बड़ा इंडोर हॉल है जो सिडनी के ओपेरा हाउस से ज्यादा बड़ा है। ये अपनी फुल कैपेसिटी में 7,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, विच इज बिगेस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम विकास के पैमाने पर भी एक नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहां मैं कहना चाहूंगा डेवलपमेंट के नजरिए से, जब हमने कहा कि हम चांद को के उस छोर को छूने वाले पहले देश बन गए जहां आज तक कोई नहीं गया था, इसका अर्थ हो गया कहीं ना कहीं भगवान ने संकेत दिया है कि कुछ मामलों में तो अब भारत नंबर 1 बनने की स्थिति में आ गया है, वो काम करने की स्थिति में आ गया है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। और ये काम ऐसे ही नहीं होता था। हमारे यहां तो इस चीज का इतना महत्व और इंपॉर्टेंस थी कि अगर आप देखें तो जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो क्या कहा जाता, हर तिथि के जो मतलब आपके जो भी पिता या उससे ऊपर जो भी व्यक्ति पिछली जिनकी मृत्यु हुई हो, तो जो उनको श्राद्ध दिया जाता है उसी तिथि को, वो तिथि क्या है, चंद्रमा की स्थिति तो बता रही है। चंद्रमा की स्थिति का इतना सटीक कैलकुलेशन हम लोग करते थे। मैं एक और बात आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा हम लोगों को अपना कुछ बहुत कुछ समझने की जरूरत रहती है। जैसे आपने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है, तो उनका जैसे खासकर मैं कहूं ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्रिश्चियन वर्ल्ड सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है, इस्लामिक वर्ल्ड ल्यूनर कैलेंडर को फॉलो करता है। हम क्या फॉलो करते हैं? देखिए साहब, इस्लामिक वर्ल्ड ल्यूनर कैलेंडर फॉलो करता है और क्रिश्चियन वर्ल्ड सोलर। तो क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन हर दिन एक ही डेट को पड़ता है, 25
दिसंबर को, और 1 जनवरी को ही शुरू होता, क्योंकि सोलर सिस्टम के हिसाब से हम चल रहे हैं, सोलर के मूवमेंट से। इस्लामिक वर्ल्ड फॉलो करता है ल्यूनर को, क्योंकि चांद को देखकर ईद मनाई जाती है, परंतु उसका कैलिब्रेशन नहीं होता है ल्यूनर के साथ। तो आप देखते हैं कभी ईद जाड़े में पड़ जाती, कभी गर्मी में पड़ जाती, बहुत वेरिएशन आता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक ही समय के आसपास। हमारे यहाँ क्या है, हम ल्यूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, बट उसका कैलिब्रेशन सोलर कैलेंडर के साथ भी करते हैं। इसीलिए हर 4 साल के बाद एक अधिक मास आता है, जिसे मल मास कहते हैं, जो अभी 1 महीने पहले गुजरा है। इससे क्या होता है कि हमारी होली दिवाली पड़ती तो अलग अलग डेट को है, मगर रेंज वही रहती है, क्योंकि वो कैलिब्रेटेड है विद द सोलर कैलेंडर। तो जैसे मार्च के महीने में ही होली पड़ती है घुमा फिरा कर, दीपावली अक्टूबर के एंड या नवंबर के शुरू में ही पड़ेगी, क्योंकि हर 4 साल के बाद उसकी सिंक्रोनिटी है। तो अब आप यही समझ लीजिए, सोलर और ल्यूनर दोनों में सामंजस्य हम ही तो बिठा पा रहे हैं, तो फिर दुनिया में सामंजस्य कौन बिठाएगा, हम या वो? और वो सामंजस्य हमारा बाहर से लेके अंदर तक कैसा है, मैं बताना चाहता हूं। हम तो इसके आगे जाते हैं। आप तो सिर्फ सोलर और ल्यूनर कैलेंडर पे रह गए। सूर्य का और चंद्रमा का प्रभाव क्या है, हम तो इस पर भी आते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई कहे कि अरे ग्रहों के मूवमेंट से क्या हो जाता है, तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये तो साइंस मानती है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाई टाइड एंड लो टाइड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मून। अब अगर आप देखें तो इस धरती पे 70% पानी है और 30% जमीन है। हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? एग्जैक्टली 70%। और ब्रेन में 90%। इवन ये भी है कि जो सेलाइन वाटर है, यानी समुद्र के पानी के अंदर जो नमक का वो है परसेंटेज, वो भी हमारे ब्लड के सलाइन के परसेंटेज से बहुत नजदीक है। अब आप ये समझिए, समुद्र के पानी पर असर पड़ता है चंद्रमा के मूवमेंट का, और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता होगा। क्या ये बात वैज्ञानिक लगती है? जो ये कह रहा है वो अनसाइंटिफिक बात कह रहा है। उसे ये कहना चाहिए कि हमें उसका मेजरमेंट करना नहीं आता। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी चारों तरफ है, और वो बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए बदलाव जानते क्या हो रहा है? आज हम दुनिया में यदि विकसित राष्ट्र बनना था तो ये हमारे लिए पावर की जरूरत तो है। आज जब हम 70 से 75% हमारा रिक्वायरमेंट पावर का कोल से होता था, अब क्या हो गया? 43% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल की एनर्जी से हुआ है। हम सोलर एनर्जी में, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2030 तक 40% का टारगेट था, 2022 में पूरा हो गया। यानी 8 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई टारगेट अचीव कर लिया। अब आप ये समझिए, सोलर एनर्जी में हम सबसे आगे चले गए। सोलर एनर्जी की बात दूसरों ने सोची तो होगी, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बनेगा, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो ऊर्जा को भी नए युगानुकूल स्वरूप में रखना पड़ेगा। तो हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं सोलर सेल्स में। मगर एक बात और है, भारत में एक गांव है, आपने नाम सुना हो, जिसमें टोटली सोलर एनर्जी से सब कुछ काम हो रहा है। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी सोलर से है। उस गांव में जितनी भी बिजली की आवश्यकता है वो पूरी सोलर से हो रही है। वह है गुजरात का मोढेरा गांव। मगर उसकी महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? उसी गांव में सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। यह है वास्तविक भारत। यानी हमारे पास भविष्य की दृष्टि भी है और प्राचीन ज्ञान और गौरव दोनों चीजें हैं। इस मामले में हम दुनिया से अलग हैं। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि WHO में एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बना, और उसका केंद्र भारत में बना है। जामनगर में का जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है वो बना है। क्यों? इससे पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि सारी की सारी जो मेडिसिन हैं ये एडवांस मेडिसिन हैं, ये फूल पत्ती से कुछ नहीं होता। आज स्थिति ये बन गई है कि पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रक्चर्ड, डॉक्यूमेंटेड इन फॉर्म ऑफ बुक ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास है आयुर्वेद के रूप में। दुनिया के अन्य देशों में भी थी, चीन में भी थी, ऐसी बात नहीं, इजिप्ट में भी थी, सेंट्रल एशिया में थी। वो सब खत्म हो गए, वो किताबों में चले गई, वो संस्कृति समाप्त हो गई। हम एक जीवन संस्कृति हैं। यहां से मैं उस पर आ रहा हूं, हम बदले नहीं हैं, हम अभी भी आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। तो हम बदल के दिखाएंगे कि हर्बल मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन के द्वारा किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है। यह भी भारत में एक नया बदलाव आ रहा है। और
यहां पर हम एक विषय और कहना चाहेंगे, कभी कभी हमारी सोच में ऐसी चीजें दिमाग में भर दी जाती हैं, जैसे यहां पे सरोज बालाजी बैठी जिन्होंने रामायण और महाभारत दोनों पे बहुत अध्ययन किया है। ये बताइए, रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहां पे होता है? रामायण का अंत क्या रावण पर राम की विजय से होता है? नहीं। राम के राज्याभिषेक से होता है? नहीं। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भगवान राम छोड़ते हैं और लवकुश उन्हें पकड़ लेते हैं, भगवान राम की सेना को पराजित कर देते हैं और भगवान राम स्वयं आते हैं, तब सीता जी उनको बताती हैं तुम्हारे पिता इनसे युद्ध मत करो। तब अयोध्या की सारी जनता वहां आती है और सीता जी से क्षमा मांगती है और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं वापस चलो, पर वो वापस नहीं जाती हैं और वो धरती में समा जाती हैं। इस पॉइंट पर एंड होता है। महाभारत का एंड कहां पे है? कौरवों पर पांडवों की विजय से नहीं, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, यादवी वंश के नाश पे नहीं, भगवान कृष्ण ने की मृत्यु या उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा उस पे होता है। कैसे कि वो बहेलिये ने पीछे से तीर मार दिया, द्वारका में थे, आप सबने वो कथा सुनी होगी। कैसे मृत्यु होती है? गांधारी के श्राप से। गांधारी का श्राप लगा था ना, वो कथा आपको पता होगी ना, कि दुर्योधन जब छुप गया था जाके, तो गांधारी ने कहा कि तुम मल्ल युद्ध के लिए भीम को ललकारना, और मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी इतने वर्ष से, तो मेरे सतीत्व में इतना तेज है कि तुम, जब मैं देखूंगी तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। जब वो आता है तो कृष्ण भगवान उससे कह देते हैं कि अरे अब इतने बड़े हो गए, माँ के सामने निर्वस्त्र होके जाओगे, तो कम से कम जांघों को तो पत्तों से ढक लो। और जैसे ही गांधारी आंख खोलती है, वो कहती है अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने कहा कृष्ण ने कहा। वो समझ जाती है कि बस अब यहीं से जांघों पर वार होकर मेरा बेटा मारा जाएगा, और वो श्राप देती हैं कि जैसे मेरे पुत्र की मृत्यु हुई वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? रामायण और महाभारत दोनों का अंत आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्ति की विजय पे नहीं हो रहा है, स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर हो रहा है। दुनिया में आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उस सोच से बदलने, बाहर आने की जरूरत है। जो हमको ये सब समझाया जाता था कि साहब हमारे यहां बराबरी नहीं थी और दूसरों के यहां थी। और एक और मैं इसमें साइंटिफिक बात कहता हूं, रामायण के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी थी। उन्होंने भविष्य देख लिया था, भविष्य में जाके देख लिया था ये होगा, और उन्होंने लिख दिया। और महाभारत के बारे में कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास ने वैशंपायन के समय में महाभारत लिखी है, और उन्होंने जाके भूतकाल में जाके महाभारत को स्वयं देखा और उनके पात्रों से वार्ता करने के बाद उसे ऑथेंटिकेट लिखा। ये 100-125 साल पहले गप और बकवास मानी जाती थी वेस्ट के द्वारा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फ्यूचर देख लेंगे और पास में चले जाएंगे? आज जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है 1916 के आसपास, जिसमें उसने कहा है कि जैसे एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, उसी तरह टाइम का 4th डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, और उसको उन्होंने 4th डायमेंशन ऑफ टाइम कहा। और उन्होंने कहा जैसे एक्स वाई जेड में आगे पीछे आया जा सकता है, वैसे टाइम में भी आगे पीछे आया जा सकता है। वहां से ये बात आई कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना पॉसिबल हो, मगर थ्योरेटिकली ये मान लिया गया कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं। और तभी से आपने देखा साइंस फिक्शन की कई नॉवेल्स और मूवीज ऐसी आने लगी जिसमें टाइम ट्रेवल दिखाने जाने लगा। तो इसका मतलब अब तो ये बात उतनी बकवास नहीं लगती कि फ्यूचर में भी जाके देख सकते हैं और पास्ट में भी देख सकते हैं। तो इन ए वे अगर आप कहें तो तुम जिसे आज टाइम ट्रेवल कह रहे हो, वो तो रामायण और महाभारत दोनों में दिखाई पड़ रहा है। एक ने भविष्य में जाके देखा है और एक ने भूतकाल में जाके देखा है। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 2022 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, आप में से कितने लोगों ने कभी ध्यान दिया है किसको मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2022 का? वो 3 साइंटिस्टों को मिला है, जाके उसको चेक कर लीजिएगा। एक ऑस्ट्रियन है, एक फ्रेंच है, एक अमेरिकन है। किस चीज के लिए मिला है? एक कॉन्सेप्ट था आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी में, क्वांटम इंटेंगलमेंट। वो ये कहता है कि अगर कोई 2 पार्टिकल्स एक ही फंडामेंटल पार्टिकल से बने और वो अलग हो जाएं तो वो इंटेंगल्ड पार्टिकल होते हैं। और अगर आप इंटेंगल्ड पार्टिकल को एक डिस्टेंस से दूर कर दें तो एक के ऊपर एक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन दूसरे पार्टिकल पे होगा। एंड दिस रिएक्शन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। When you say irrespective of the distance, it doesn't mean 100-200 kilometers. Anywhere in the universe.
यानी अगर वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर होगा वो पार्टिकल, और यहां एक्शन होगा, वो यूनिवर्स में कहीं भी होगा, उस पर रिएक्शन हो जाएगा। इस पे आप जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको ध्यान होगा, आइंस्टीन ने कहा कि इक्वेशन में तो दिख रहा है थ्योरेटिकली, पर ये प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली होगा तो यूनिवर्स भुतहा हो जाएगा। किसका मतलब, एक जगह आप कुछ करेंगे और किसी भी ग्रह में, गैलेक्सीज दूर बैठे हुए ग्रह में उसमें रिएक्शन हो जाएगा। इस बार का जो नोबेल पुरस्कार 3 को मिला है वो क्वांटम इंटेंगलमेंट को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए मिला है। एक पार्टिकल लेबोरेटरी में था और एक सैटेलाइट में था, उसका एंटेंगल्ड पार्टिकल इधर एक्शन किया गया और इमीडिएट रिएक्शन हो गया। अब आप सोचिए यदि ये प्रैक्टिकली प्रूव हो गया है, तो अब मैं कहना चाहता हूं हमारे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो पहले मजाक उड़ाया जाता था ना, ये क्या पितरों को तर्पण दे रहे हो, तुमने कहा यहां से कुछ दिया तो पहुंचेगा क्या उनके पास, आपने मानसिक रूप से सोच लिया। आज क्या है, फाइनली हम और हमारे पूर्वज, या आपके जो भी पूर्वज रहे होंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, फंडामेंटल तो एक ही पिंड से निकले हुए 2 पिंड है ना, तो इंटेंगल्ड पार्टिकल है ना। तो इफ देयर इज एक्शन ऑन वन इंटेंगल्ड पार्टिकल, देयर विल बी रिएक्शन ऑन द अदर इंटेंगल्ड पार्टी एनीवेयर इन द यूनिवर्स। अब वो किसी ग्रह में हो, किसी सौर मंडल में हो, किसी मिल्की वे में हो, किसी गैलेक्सी में हो, उन तक पहुंचेगा। जो ये मजाक उड़ाते थे हमारा कि कैसे पहुंच सकता है, तुम इतने बेवकूफ हो, इतने अनसाइंटिफिक हो, यहां से वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता, वहां से वहां तक पानी पहुंचता है, उनसे अब कहिए ऐसे ही तो आप मजाक उड़ाते थे 60 साल पहले, जब हम ये कहते थे कि हीट चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, तो कनाडा में बर्फ पिघल रही, तो कहते थे कितने अनसाइंटिफिक हो भाई, हीट कंडक्शन 10 मीटर नहीं जा सकता, तुम कैसे करो 10,000 किलोमीटर जा सकता है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ये बताता है कि हमारे और आपके एसी से भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही। क्यों? बिकॉज इंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट, उसमें कहीं भी कोई एक्शन होगा पूरे अर्थ पे उसका इंपैक्ट होगा। अभी तो आप यहीं तक पहुंचे, हमारे यहां क्या कहा गया, इंटायर यूनिवर्स इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। कहीं भी कुछ करोगे पूरे यूनिवर्स में उसका प्रभाव पड़ता है। और ये ऐसे नहीं, हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और ऐसा नहीं कि मजाक में कहा गया है, सबसे छोटा जो है पार्टिकल एटम है, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, आप देखिए सोलर सिस्टम में वैसे ही सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे बिल्कुल साफ दिखाई भी पड़ता है। और अब यदि आप एनर्जी के लेवल के ऊपर आ रहे हैं कि वो सब कुछ बेसिकली एक पार्ट ऑफ, और इसमें एक और भी बात है कि अगर आप उसको पूरी की पूरी ये मान लें कि वो वेव फॉर्म में है, तो हमारे यहाँ तो हर चीज वेव के फॉर्म में ही मानी गई है। इसीलिए हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है जिसकी सारी की सारी चीजें छंद में है। हमारे यहाँ वैदिक गणित के सूत्र भी छंद में है। हर भारतीय भाषा में हर चीज छंद में गाई जाती है, चाहे वो भजन हो, दोहा हो, चौपाई हो, या वेदों के मंत्र हो। और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ऐसा, जैसे आपने ध्यान दिया हो, आप में कितने लोगों ने अंग्रेजी फिल्मों में कितने गाने देखे हैं? बहुत कम। भारतीय फिल्मों में गाने होते हैं, क्योंकि रिदम और रिदम की कैपेसिटी, रिदम का वाइब्रेशन हमारी संस्कृति में भी है, हमारी भाषाओं में भी है। इसलिए भारतीय भाषाओं में मात्रा पाई होती है, उनकी भाषा मात्रा पाई होती नहीं है। इसलिए आप ये समझिए कि हम किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि भारत क्या है, इसको पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। हम एडवांस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट मैं और पॉइंट आउट कर दूं, कई बार आदमी कहेगा कि आपने सारी पुरानी बात गिना दी, एट प्रेजेंट हम क्या है। तो मैं बिल्कुल प्रेजेंट के हार्ड कोर साइंटिफिक फैक्ट्स में बता देना चाहता हूं हम कहां पे खड़े हैं। जैसे अभी तक की जो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है वो मानी जाती है गॉड पार्टिकल, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, असली नाम है हिग्स बोसॉन, जो जुलाई 2012 में सन लेबोरेटरी में खोजी गई, जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स माना गया है। उसका नाम है हिग्स बोसॉन, 2 साइंटिस्टों के नाम पे, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर बोसॉन है, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट 1930 के दशक में दिया था। तो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी पे हमारा नाम है। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की, मगर आप जाके चेक करिएगा 2012 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ने यह एक्सेप्ट किया है कि वो जेसी बोस ने खोज की थी, मगर उनको पेटेंट नहीं मिला। बट वायरलेस की खोज करने वाले जेसी बोस थे पहले। अब अगर आप याद करिए कि सीवी रमन फर्स्ट इंडियन नहीं थे जिसको साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट
to get the Nobel Prize in any branch of fundamental science. अब आप आइए, जीन्स की खोज हुई तो जीन्स के मॉडल बनाने में वॉटसन एंड क्रिक के साथ जिसको पुरस्कार मिला वो कौन थे? हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के थे। यानी अगर एटम हो, जीन हो, और अगर आप देखिए, अगर आज की दुनिया की सारी डेवलपमेंट को आप 3 वाक्यों में समाहित करना चाहें तो एटम, कंप्यूटर और जीन, इसमें पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ जाता है। तो वो देखिए, तो कंप्यूटर में अगर आप देखिए तो भाई आज सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। उसका चीफ कौन है? सत्य नडेला, भारतीय। गूगल का चीफ कौन है? सुंदर पिचाई, भारतीय। अभी आपने देखा होगा G20 में भी आए थे अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, पहले मास्टर कार्ड के चीफ थे। पेप्सी सबसे बड़ी खाद्य की कंपनी है, उसकी चीफ कौन है? इंदिरा नूई, भारतीय। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम टेंजिबल साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी बहुत स्ट्रांग और बहुत इफेक्टिवली खड़े हैं। वैक्सीन बनाने वाले इतने कम समय में हम दुनिया के चंद 5-6 देशों में से एक रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो था और ये नहीं था। हाँ, बस इतना जरूर मैं कह रहा हूं, एक पॉइंट और कह दूं कि हमने इसके साथ साथ बदलाव में जानते हैं क्या बदलाव देखा है? लोग कहते थे कि जब राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर बनने जा रहा है और आपने क्या देखा? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके भारत के साथ इकोनॉमिक डील करने के लिए। यूएई में हमारा कॉरिडोर बन रहा है, ट्रेन और फ्रेट का कॉरिडोर, जिसमें भारत भागीदार है। और तो और 4 या 5 बड़े मुस्लिम देश, जिसमें सऊदी अरब भी है, पैलेस्टीन है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। बताइए, और इतना ही नहीं, राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। तो आप ये समझिए कि जो हमको समझाते थे या यूं कहें डराते थे कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, हमने हालत ये की है कि आज पूरे विश्व में हमने वो करके दिखाया है जिसे मैं अटल जी की कविता के रूप में कहूंगा। जब हम लोग बच्चे थे, ये राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था, तब जो भारत का स्वरूप था, सामाजिक, राजनीतिक और जो सोच था, जो मेंटल ब्लॉकेट था, उसमें जो आज हुआ है, ये होना कुछ कुछ वैसा लगता जैसे पत्थर में से पौधा उग जाएगा या टूटे हुए तार से आप कोई संगीत बजा देंगे। तो मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति यहां की स्थिति के लिए कहना चाहूंगा, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, आपको ध्यान हो, गीत नया गाता हूं। तो उन्होंने लिखा था, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। इतना बड़ा बदलाव आया है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और वो गीत भी क्या है कि अगर आप देखें तो विश्व में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक पॉइंट में ये अवश्य कह देना चाहता हूं पुनः, थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लेते हुए, सबसे जो हमारा कोर है ना भारत का, वो जानते हैं क्या है? जिसको डिस्ट्रॉय करने में सारी शक्तियां लगी हैं, वो है परिवार। परिवार को डिस्ट्रॉय करने में सारी शक्तियां लगी, क्योंकि मार्केट फोर्सेस को भी परिवार को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो खूब सारा कंज्यूमरिज्म बढ़ा सकें। जो मार्क्सिस्ट फोर्सेस हैं उनको भी परिवार को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उनको आपको नास्तिक बनाना है, और उसका भी रेजिस्टेंस सबसे पहले परिवार से आता है। और जो जिहादी फोर्सेस हैं उनको भी परिवार को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर आपको कन्वर्ट करना है या टेररिज्म की तरफ ले जाना है तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। और पूरी दुनिया में ये एक संघर्ष ऐसा है जो परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और किस प्रकार की चीजें हैं वो पॉइंट मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। जैसे आप सबको ध्यान हो, नई अर्थव्यवस्था आई थी 1991 में। उसके बाद अचानक 1994 से 2003 के बीच इंडिया को ढेर सारे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के पुरस्कार मिले। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले भारत में थी, ना 2003 के बाद है। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? ये इसलिए था चूंकि बाकायदा रिसर्च किया गया कि जब 91 में नई अर्थव्यवस्था आई तो पैसा कहां से आएगा? हमारे पास ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई हमारे यहां इन्वेस्ट करेगा। तो पैसा कहां से आएगा? तो बाकायदा स्टडी की गई कि इंडिया में जो पर कैपिटा सेविंग है फैमिली की, वो 20%। यानी एक आदमी अगर 100 रुपया कमाता है तो 20 रुपए उसमें से बचाने की कोशिश करता है। तो कहा गया कि इस पर बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पेपर है
और जो 2010 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी था। और उसमें कहा गया कि ये जो 10% अगर हम फैमिली का पैसा निकाल के मार्केट में ले आए तो वो बेसिक इकोनॉमिक मूवमेंट का काम करेगा। फिर रिसर्च की गई कि फैमिली में रोकने के लिए पैसे, मतलब बचत करने के लिए कौन प्रेरित करता है? कहा गया परिवार की महिला प्रेरित करती है। कहा गया बस इनको टारगेट करो। तो उस समय जो सब कुछ किया गया, तो उस समय की जो लड़कियां थी, यानी जो फ्यूचर में जाके परिवार को वो कंट्रोल करेंगी, उनके मन में एक ग्लोबलाइजेशन और मार्केट कैपिटलिज्म की तरफ एक आकर्षण पैदा कर दो, ताकि फिर वो, और आज वो बढ़ते बढ़ते और खतरनाक स्तर पे, आप कोई भी टीवी चैनल देखते होंगे तो एडवर्टीजमेंट में आपको दिखता होगा 8 या 9 साल का कोई बच्चा बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान दे रहा है। ये सहज लग रहा है क्या? ना, ये उनके दिमागों में भरा जा रहा है कि हम बचपन से अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार थे, हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ताकि फ्यूचर में उनको अलग किया जा सके। और अलग करके वो अपनी ये तीनों फोर्सेस को उसको डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने का एक प्रयास करना है। इसलिए फैमिली की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। और मैं एक डाटा आपके सामने रख देना चाहता हूं। कोई ये कहे कि इसमें इमोशनल एंगल और साइकोलॉजिकल एंगल तो छोड़ दीजिए, मैं हार्डकोर इकोनॉमिक एंगल की बात करता हूं। पिछले 60 साल पहले अमेरिका में 3.3% पर फैमिली थे, वो अब 2.5% पर फैमिली है। 0.8 कम होने से जानते क्या हुआ? अमेरिका में 41 लाख नए मकान बनाने की जरूरत पड़ी। और जब नया मकान बनेगा, अलग गाड़ी, अलग टीवी, अलग फ्रिज, सब कुछ आपको अलग चाहिए। उसका इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पे $8 ट्रिलियन का हुआ। भारत में 5.3 थी 50 साल पहले, अब 4.9 है, यानी लगभग 5 से थोड़ा कम लोग पर फैमिली हैं। अब अगर हम 1% कम हो जाए, यानी 3.9 पे आ जाएं, तो हमें 6 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। अगर हम अमेरिका के लेवल पे 2.5 पे चले जाएं, तो हमें 14 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। 14 से 15 करोड़। आप इकोनॉमी पे इंपैक्ट और इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट छोड़िए, सोचिए साइकोलॉजी पे और सोसाइटी पे तो अलग छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होने जा रहा है, किस प्रकार के विध्वंस की तरफ हमें इस तरफ बढ़ने। भाई 4% पॉपुलेशन वाले देश में जो फार्मूला काम नहीं कर पा रहा, 16-18% पॉपुलेशन जिस देश की है, उस पर आप करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो थ्योरी समझाई जाती है आजकल, ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को यह समझाया जाता है कि कोई भी बात तुमसे तुम्हारे माँ बाप ने कह दी तो तुम्हारी सेल्फ स्टीम जागृत हो गई, मेरा ईगो, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? और उन्हीं बच्चों को समझाया जाता है कि व्हेन यू गो इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड देयर आर ओनली 2 रूल्स। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। आप सोचिए कि हमारे दिमागों को कैसे प्रोग्राम किया जा रहा है कि परिवार में तो आके भिड़ जाओ, लड़ जाओ, और बाहर जाके अगर फटकार भी पड़े तो दुम हिलाते रहो, इस सीमा तक, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, जिससे नौकरी करनी है। जबकि ठीक 50-60 साल पहले हमारी वैल्यूज एकदम अलग थी। घर में माँ बाप तो छोड़िए, अगर बड़े भाई बड़ी बहन ने कुछ कह दिया तो पलट के जवाब नहीं देना है। और अगर आपके बॉस ने कुछ ज्यादा कहा तो भैया ये रहा इस्तीफा, मान सम्मान के कीमत पे नौकरी नहीं करते। आज ये पलट गया है, इसलिए समझिए। और ये पलटा है, आपको डिस्ट्रॉय करके कहां ले जा रहा। अगर सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड से हो जाना था तो काहे अमेरिका में गोलियां चल रही भाई? किसी भी स्कूल में जाके कोई गोली चलवा दे रहा है और उसके बाद आप कॉलेज में स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग लीजिए, गोली चल रही हो तो कैसे बचना है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है। वो जो पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना कि ये है, ये तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा जी हमारे पास माँ है। तो मैं अंत यहीं पे करता हूं, हमारे पास भारत माँ है। और भारत माँ के वो सारे संस्कार हैं, उन्हें आप भली भांति समझिए। और भारत ज्ञान विज्ञान में भी आगे बढ़ने वाला है। जैसा अभी इंदिरा जी ने कहा था, हम सिर्फ विश्व गुरु नहीं, हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो प्रॉस्पेरिटी में भी पीक में था और स्पिरिचुअलिज्म में भी पीक पे था। दुनिया में कोई देश ऐसा हिस्ट्री में नहीं रहा है जहां प्रॉस्पेरिटी आती, भोग विलास में लोग डूब जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भूल जाते हैं। हमारे यहां और जो व्यक्ति प्रॉस्परस होता था वही स्पिरिचुअल भी होता था। जो जयशंकर प्रसाद जी की कविता में कहा गया, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। राजा छोड़ देता था और सन्यासी बन जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में जैन श्रवण बन गया था जाके। बाकी दुनिया में इतनी वो हो जाती थी लगाव सत्ता से, पैसे से, कि राजा तब तक कुर्सी बैठा रहता जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। हमारे यहां सन्यास लेके चल देता था। तो जीवन में यह आचरण करके दिखाया। इसलिए व्हेन इंडिया इज गोइंग टू राइज, वी आर नॉट गोइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू मोटिवेट द वर्ल्ड। क्योंकि हम
सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम गुरु बनना चाहते हैं। गुरु मोटिवेट करता है, पावर डोमिनेट करती है। सिर्फ हम ही एक दुनिया में देश हैं जो कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, मोटिवेट करेंगे। और मोटिवेट कैसे कर रहे हैं? योगा डे में आप देख रहे हैं। अभी आगे और भी ऐसी चीजें होंगी। अगर 135 देशों के लोग मोदी जी के साथ यूएन में योग कर रहे थे, तो आप समझिए 170 से अधिक देशों ने सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब जो व्यक्ति 170 देशों में कहीं भी योग करेगा, वो भारत ज्ञान के प्रकाश में रथ हमारी सनातन सभ्यता से प्रेरित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। और एक पॉइंट मुझे और ध्यान आया, तो वो भी कह देना चाहता हूं। कुछ लोगों को इसमें डिजीज नजर आने लगी है, किसी को कोरोना नजर आ रहा है, किसी को उसमें डेंगू मलेरिया नजर आ रहा है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारे में तो जो पूजा में जो चीजें प्रयोग होती हैं वही ऐसी हैं जो डिजीज का निवारण करती हैं। जो साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हल्दी पूजा में प्रयोग होने वाली चीज है ना, ये एंटीसेप्टिक है, स्ट्रॉन्ग। तुलसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है। आंवला स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है। गंगा जल, उसमें बात है कि ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा है। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो भाई डिजीज का निवारण जिसमें है, वो डिजीज के निवारण की बात में किसी को डिजीज नजर आ रही हो, इसका मतलब डेंगू मलेरिया का वायरस नहीं है, उसके दिमाग में 2 वायरस घुस गए हैं। एक मैकाले का वायरस है और एक मार्क्स का वायरस है। मैकाले का वायरस 19वीं सेंचुरी से घुसा हुआ है और मार्क्स का वायरस 20वीं सेंचुरी में घुसा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि उन सबको भगवान सद्बुद्धि दें और भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़े, जिसमें कि हमारे पास एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी है और एक ग्लोरियस पास्ट भी है। हम इस समय वर्ल्ड के बिगेस्ट नेशन हो गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और यंगेस्ट भी हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी हैं, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है। तो यही पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद।